नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज हम इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व में जो शांति स्थापित हुई है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। हम उन महत्वपूर्ण विवादों पर भी बात करेंगे जो अक्सर 2 नंबर पर पूछे जाते हैं, जैसे वो कश्मीर समस्या हो या फिर वो सुएज़ नहर का मामला हो या फिर वो कोरिया की समस्या हो। इन सभी विवादों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को भी हम जानने वाले हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में भूमिका बताइए या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व या फिर इससे विश्व को क्या लाभ हुए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों में आप इस उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल सामान्य रूप से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है। अब तक संघ के सामने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद आए हैं, जिनको सुलझाने में कहीं पर उसे सफलता मिली है और कहीं पर निराशा। यहाँ पर हम कुछ राजनीतिक विवादों का उल्लेख करेंगे जिनसे संघ की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उन विवादों को ले रहे हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। 2-4 लाइनों में ये बताने के बाद में आपको इन विवादों को लिखना है और आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन विवादों को लिख सकते हैं। जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहे, आप उन्हें पहले लिखें और उन विवादों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें जो 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। और अगर 5 नंबर में इस तरह का प्रश्न बनता है तो इन प्रश्नों में भी आप उन्हें लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंडोनेशिया का विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध काल में जापान ने इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया था, किंतु जापान की पराजय के बाद इंडोनेशिया स्वतंत्र गणराज्य बन गया। डच यानी कि हॉलैंड इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह इसका उपनिवेश हुआ करता था। जो इंडोनेशिया है वह हॉलैंड का उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर से यह स्वतंत्र होने लगा तो स्वाभाविक बात थी कि हॉलैंड के पेट में बात बचने वाली नहीं थी। अतः डच तथा इंडोनेशिया के बीच में संघर्ष छिड़ गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस संघर्ष की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया। सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से इंडोनेशिया तथा हॉलैंड के बीच 17 जून 1948 को एक समझौता हो गया, किंतु हॉलैंड ने 18 दिसंबर 1948 को इस समझौते का उल्लंघन करके इंडोनेशिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से युद्ध बंद कर दिया गया और यह आदेश दिया गया कि 30 दिसंबर 1949 ईस्वी तक इंडोनेशिया के गणतंत्र को सर्वोच्च सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इंडोनेशिया 27 दिसंबर 1949 को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया। वह 28 दिसंबर 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंडोनेशिया की समस्या को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम यहाँ पर एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या को देख रहे हैं जहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यूनान विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनान में कम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ गई थी। 1944 में ईस्वी में यूनान से जर्मन सेना वापस आ गई तो वहाँ पर ब्रिटिश सेनाएं घुस पड़ी और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट थे जिनकी शक्ति बढ़ गई थी उन्हें ब्रिटिश ने हरा दिया और वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कर दी।
फरवरी 1945 ईस्वी में वर्किसा समझौते के द्वारा राजतंत्र के समर्थकों को यह आश्वासन दिया गया कि वे युद्ध विराम के उपरांत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते का पालन नहीं किया और कम्युनिस्टों को कुचलना शुरू कर दिया। यानी कि 1945 के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी की सेना थी, जो कि जहाँ पर हिटलर था, वो यहाँ पर से भाग निकले, तो यहाँ पर ब्रिटिश आ गए और उन्होंने कहा कि भैया हमें तो पलजी पसाई थाली मिल गई है, अब हमें बस इसे खाना है। तो यहाँ पर जो कम्युनिस्टों का प्रभाव था, उन्हें कुचलने का प्रयास इंग्लैंड के सेनाओं ने किया, और जो इनके बीच में पहले से ही एक वार्किसा की संधि हो चुकी थी कि वो कम्युनिस्टों के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी युद्ध विराम के उपरांत। ब्रिटेन ने इसके खिलाफ जाकर उन पर भारी कठोर कार्यवाही करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों ने छापामार संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 21 फरवरी 1946 को सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया, किंतु इस आयोग की सिफारिशों को किसी ने भी नहीं माना। बाद में यह विवाद अपने आप समाप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ पर हम सीरिया तथा लेबनान की समस्या पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। लेबनान और सीरिया की समस्या क्या रही? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सीरिया तथा लेबनान के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि उनके प्रदेशों से फ्रेंच सेनाओं को हटाया जाए, क्योंकि जो फ्रांस था वो इन्हें अपना उपनिवेश बनाए रखा हुआ था। 14 फरवरी 1946 को इन दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सुरक्षा परिषद के सामने अपनी शिकायत को प्रस्तुत किया। सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप से ब्रिटेन तथा फ्रांस ने इन देशों से अपनी सेनाओं को हटा लिया। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन में जो सबसे ताकतवर देश है वो तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। तो अगर इन्हें अपनी गलती नज़र आती है तो ये एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हैं और इन्हें फिर मानना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। जैसे अभी इजराइल और हमास युद्ध के दौरान पर यूनाइटेड नेशन बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशन रूस और यूक्रेन युद्ध में भी बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। तो भाई साहब, इनकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों को भी सुलझाने का काम किया है जो अगर नहीं सुलझते तो स्थिति बिकट हो सकती थी। अब हम बर्लिन घेरा की बात करते हैं। बर्लिन घेरा क्या था? तो दोस्तों, जो जर्मनी है उसको दो भागों में इन्होंने बांट दिया था 1945 के युद्ध के बाद में। हालांकि 1990 के दौरान ये बर्लिन की दीवार गिराई गई थी और जो पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटा हुआ जर्मनी था वो एक हुआ था। 1945 ईस्वी पोट्सडाम समझौते के अनुसार बर्लिन नगर को सोवियत संघ यानी कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बांट दिया गया। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ रूस के अधिकार में रखा गया था और पश्चिमी बर्लिन को तीनों पश्चिमी शक्तियों के नियंत्रण में रखा गया था। पश्चिमी भागों का मार्ग रूस के पूर्वी भागों से होकर गुजरता था। पोट्सडाम सम्मेलन में यह निश्चित हुआ था कि जर्मनी की आर्थिक एकता कायम रखी जाए, किंतु पश्चिमी राज्यों ने अपने क्षेत्र में एक नई मुद्रा का प्रचलन किया। आप यहाँ पर पश्चिम का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर पश्चिम का मतलब है जर्मनी के पश्चिम की तरफ, जहाँ पर फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ये देश बसे हुए हैं, जबकि जर्मनी के पूर्व की तरफ रूस बसा हुआ है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास में मैप होगा तो आप मैप से इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह है, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक नई मुद्रा जारी कर दी, और ये संधि का सीधे तौर पर उल्लंघन था, क्योंकि इन्होंने पहले ही पोट्सडाम समझौते में कह दिया था कि भैया मुद्रा तो एक ही रहेगी, भले ही क्षेत्र अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर रूस का माथा टनका। तो रूस ने कहा कि भाई मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कैसे व्यापार करते हो अपनी नई मुद्रा में। तो रूस ने पश्चिमी देशों का मार्ग बंद कर दिया, पूर्व की ओर जाने से उन्हें रोक दिया। यह शिकायत सुरक्षा परिषद में की गई। किसके द्वारा? स्वाभाविक रूप से जो पश्चिम के देश हैं उनके द्वारा की गई, क्योंकि रूस ने उनका ही व्यापार रोक दिया था, उनका मार्ग रोक दिया था। सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से समझौता हो गया और यहाँ पर शांति की स्थापना हो गई। अब देखिए, विश्व की महाशक्तियाँ हैं और ये खुद उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र जो कि जर्मनी है, द्वितीय विश्व युद्ध में एक तानाशाह वहाँ पर हुआ, उसके कुकर्मों की सज़ा किसे मिल रही है? वहाँ की प्रजा को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात हो या फिर वो राष्ट्रीय संगठन की बात हो या फिर वो समाज में रुतबे की बात हो, तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास में पावर है, आपके पास में पैसा है, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत रख सकते हैं और कई बार आपकी गलतियों पर भी पर्दा डाला जा सकता है। दोस्तों, अब इसके बाद में हम फ़िलिस्तीन की समस्या को देखते हैं। फ़िलिस्तीन की समस्या आपको पता ही होगी, बहुत लंबी समस्या है, जिसके कारण अभी भी आप देख रहे हैं कि इज़राइल पैलेस्टाइन विवाद चल रहा है और इज़राइल और जो हमास है वो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। हमास एक संगठन है और हमास जो संगठन है उसका एक सीधा सा उद्देश्य है कि वो फ़िलिस्तीन को वापस एक देश के रूप में खड़ा करे। भारत जो है यहाँ पर इस मुद्दे में यूनाइटेड नेशन की तरह 2 नेशन थ्योरी पर चलता है, यानी कि भारत कहता है कि भैया इज़राइल भी है और फ़िलिस्तीन भी है, हमें दोनों को मान्यता देनी है। लेकिन हम यहाँ पर फ़िलिस्तीन की समस्या का समाधान कैसे हुआ ये हम देख रहे हैं और यहीं पर से इज़राइल का भी जन्म होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन जो कि टर्की का हिस्सा था, मैंडेट के रूप में ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। इस प्रदेश में यहूदियों के पवित्र धार्मिक स्थान तथा जेरूसलम का नगर है। यहूदी सदैव से फ़िलिस्तीन को अपनी धर्म भूमि मानते आए हैं, इसी कारण वे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप फ़िलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच उग्र संघर्ष होने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया और 1950 के समय में इस क्षेत्र में इज़राइल की स्थापना की गई, जो कि यहूदियों का एक क्षेत्र माना गया, यहूदियों का देश माना गया। और इज़राइल एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं और अगर आप यहूदी हैं तो आप सीधे तौर पर इज़राइल के नागरिक हैं, आप इज़राइल में जाकर बस सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। दोस्तों, इज़राइल विवाद के बारे में आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात केवल इतनी सी है कि हमें यहाँ पर एक समस्या के रूप में दर्शाना है और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सफलता को दिखाना है कि कैसे उसने फ़िलिस्तीन की समस्या को सुलझा दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप काफ़ी बोर भी हो रहे होंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पर सब्र का बांध टूट सा जाता है और हर कोई ये चाहता है कि वो कितनी ही जल्दी पूरी चीज़ों को रिवाइज़ कर ले, कितनी जल्दी वो सारी चीज़ों को समझ ले। और आज के समय में हर कोई बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं और जो थोड़े बहुत नौजवान टाइप के हैं वो बहुत जल्दी सफलता अचीव कर लेना चाहते हैं। हर किसी को सब कुछ बहुत पहले चाहिए, इसीलिए थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले चाहते हैं तो उनके साथ आने वाली समस्याएं भी पहले आती हैं। आइए देखते हैं दूसरी समस्या को, जो है ब्रिटेन और ईरान का तेल झगड़ा। आपको पता होगा कि ईरान तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है और भारत भी ईरान से कच्चा तेल मंगवाता है, और अमेरिका ने वर्तमान में ईरान पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, वरना आपके ऊपर काटसा एक्ट लग जाएगा जो अमेरिका का है। अगर अमेरिका किसी देश के साथ व्यापार करने के लिए मना करता है और अगर कोई देश उसके साथ व्यापार करता है तो उसके ऊपर काटसा एक्ट लग जाता है। इसके तहत फिर अमेरिका उसके साथ
डील करता है कि भैया व्यापार में अब तुम्हारी हम वाट लगा के रख देंगे। तो हमारे लिए ये समस्या नहीं है कि हम चीज़ों को, वर्तमान समय की चीज़ों को कैसे देखें, लेकिन अगर आप किसी समस्या को समझना चाहते हैं तो आपको उसके वर्तमान स्वरूप के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन और ईरान का तेल झगड़ा क्या था? मई 1951 ईस्वी में ईरान की सरकार ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले को प्रस्तुत किया। न्यायालय ने ब्रिटिश सरकार की अपील स्वीकार कर ली और यह आदेश दिया कि जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक कंपनी कोई उत्पादन ना करे। ईरान ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। इससे यह मामला सुरक्षा परिषद के सामने लाया गया, किंतु सुरक्षा परिषद ने यह राय व्यक्त की कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता तब तक सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय देने में असमर्थ है। 22 जुलाई 1952 ईस्वी को न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसे इस समस्या पर विचार करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार ब्रिटेन की और ईरान सरकार के विरुद्ध शिकायत का अंत हो गया। यानी कि इस मामले में जो ईरान की कंपनी थी, अब यहाँ पर मामला ये हुआ था भाई साहब कि जो ब्रिटेन था उसने ईरान को अपना उपनिवेश बना के रखा था। अब उसने वहाँ पर कोई ऑयल कंपनी शुरू की होगी ईरान के लोगों के साथ मिलकर। अब वो कंपनी बहुत मुनाफा कमाने लगी। अब धीरे धीरे ईरान में सरकार आ गई, वहाँ पर धीरे धीरे लोकतंत्र आने लगा। तो ईरान की सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इस ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दे, इसे सरकारी कंपनी बना दे, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ये राष्ट्रीयकरण हर देश में हुए। भारत में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अलग अलग संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ब्रिटेन को लगा कि भाई साहब कंपनी तो हमने भी बनाई थी और हमने ही शुरू की थी और तुम मुफ्त के खाओगे। अब तुम्हारी जगह, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि सब कुछ तुम्हारी, हमने इतनी मेहनत की, हमें क्या मिला। तो ब्रिटेन पहुंच गया न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अबे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो पहुंचे थे, अब यहाँ पर केस चल ही रहा था। इसके साथ साथ ही सुरक्षा परिषद भी पहुँच गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गए। अब वहाँ पर उन्होंने इन्हें बोला कि भाई साहब जब तुम कोर्ट चले गए हो तो हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है। बाद में कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और उसने ब्रिटेन की जो याचिका है उसे खारिज कर दी। यानी कि इस मामले में ईरान के साथ उन्होंने समर्थन किया क्योंकि ईरान यहाँ पर सही था और ये यूनाइटेड नेशन का एक अच्छा कदम था। तो यहाँ पर हम 6 समस्याओं को देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर 7वीं समस्याओं को देखेंगे। हमारे पास कुल 10 समस्या है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी बोर मार रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। लेकिन क्या करें, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा खोना पड़ता है। थोड़ा सब्र करिए और चीज़ों को समझिए। इन 10 समस्याओं में से कुछ समस्याओं को आपको देखना है और कुछ समस्याओं को लिखना है। कम से कम आपको 5 से 7 समस्याएं तो ऐसी होनी चाहिए कि आप 5 मार्कर आंसर में बहुत अच्छे से लिख सकें। और उन समस्याओं में से आप उन समस्याओं को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए जो समस्याएं 2 नंबर पर भी आ सकती है। जैसे कश्मीर की समस्या, कोरिया की समस्या, सुएज नहर विवाद, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ईरान का, या फिर उससे पहले जो हमने पढ़ा था फ़िलिस्तीन का विवाद। तो ये 2 नंबर पर भी पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। इसीलिए आप ऐसी समस्याओं को तैयार कीजिए जो 2 नंबर पर भी आ सकती है और 5 नंबर पर भी आ सकती है, और इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की भी संभावनाएं होती है। दोस्तों, मैं ज़्यादातर बार यानी कि नोट्स बनाकर वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन अभी जैसे कि बरसात शुरू होने वाली है और गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो बनाने में फ़ोन काफ़ी जल्दी गर्म हो रहा है और टाइम भी बहुत कम है। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चला रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, कोरिया की समस्या देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया के 2 गुट हो गए। दक्षिण कोरिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव स्थापित हो गया और उत्तर कोरिया पर कम्युनिस्टों का प्रभाव स्थापित हो गया।
संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में यहाँ चुनाव कराए गए, जिसमें पश्चिमी देशों के समर्थकों की विजय हुई और डॉक्टर सिंह मरी के नेतृत्व में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी और अमेरिका तथा रूस से वहां से अपनी सेनाएं हटाने का आदेश दिया। इसी बीच रूस ने उत्तर कोरिया में जनरल किम, जो किम जोंग के पापा थे, वो उनके नेतृत्व में एक गणतंत्र की स्थापना कर दी और दक्षिण कोरिया को अमेरिका आदि पश्चिम देशों ने मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार कोरिया स्पष्टतः दो गुटों में बढ़ गया। इस प्रकार यहाँ पर दोनों गुटों में संघर्ष अनिवार्य हो गया। 25 जून 1950 ईस्वी को उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्धों में उत्तर कोरिया के साथ रूस था और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका था। आप यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रूस और अमेरिका खुद तो आपस में कभी नहीं लड़े, लेकिन इन लोगों ने बहुत लोगों के घर बर्बाद कर डाले। आपने अक्सर कहावत सुनी होगी ना कि दो लोगों के बीच में अगर तीसरा आ जाता है तो उनका घर बर्बाद कर देता है। यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने कहावत को उल्टा कर दिया। ये दोनों जहाँ पर गए, दोनों ने मिलकर उस देश को बर्बाद कर डाला। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वैसे ही यहाँ पर कोरिया भी था। 25 जून 1950 ईस्वी को उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में उत्तर कोरिया के साथ रूस था और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 1953 में कोरिया में युद्ध विराम कराने की सफलता प्राप्त की और शांति स्थापित हो गई। हालांकि हम इसे जो यूनाइटेड नेशन है उसकी पूर्ण सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि 1950 में युद्ध शुरू हुआ था और 1953 में जाकर इन भाई साहब से युद्ध ख़त्म हुआ। तो ये कह सकते हैं कि उनके पास असला बारूद ख़त्म हो गए होंगे, तो खुद ब खुद इस समय पर युद्ध ख़त्म करना चाहते रहे होंगे, क्योंकि 3 साल तक युद्ध चला। 3 साल बाद ये युद्ध को ख़त्म करवा रहे हैं। अगर इतने ही ज़्यादा पावरफुल थे तो पहले करवा लेते, लेकिन हमें इससे क्या करना, हमें तो इन चीज़ों को लिखना है और अपने एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करके अच्छे से अच्छे नंबर को लेना है। अब हम कश्मीर की समस्या को देखते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है। कश्मीर की समस्या 1947 ईस्वी से कश्मीर के प्रश्न के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद चला आ रहा है। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, वही कवालाई आक्रमण, किंतु सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान कश्मीर को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, किंतु कश्मीर के राजा हरी सिंह कश्मीर को भारत राज्य में मिला देते हैं और भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में संधि कर लेते हैं और हस्ताक्षर कर लेते हैं विलय पत्र पर। इस संदर्भ में कश्मीर के राजा तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने 1965, 1971 तथा 1999 में 3 बार कश्मीर के प्रश्नों को लेकर आक्रमण किया। तीनों ही बार उसको मुंह की खानी पड़ी, किंतु सुरक्षा परिषद के आग्रह पर भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दोस्तों, यहाँ पर कश्मीर समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो 7वां सम्मेलन होता है डरबन में, वहाँ पर भी जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति होते हैं नेल्सन मंडेला, वो कश्मीर समस्या को उठाते हैं और यहाँ पर उनका विरोध होता है, क्योंकि भारत के अभिन्न अंग के बारे में वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कश्मीर समस्या शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या के रूप में रही है, तो 2 नंबर में आने की इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सुएज नहर विवाद को देखते हैं। सुएज नहर जो कि बहुत बड़ी नहर है और जब आप जाते हैं मिस्र, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, तो उस तरफ आपको ये देखने को मिलती है। एक तरफ आपको अरब कंट्रीज़ मिलेगी और एक तरफ से आपको मिस्र और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले
देश है, जो जिबूती है, सोमालिया है, किरीबाती है, ये देश है। तो इधर आपको थोड़े अंदर जाने पर आपको जो नहर मिलती है वो सुएज़ नहर मिलती है। और सुएज़ नहर इतनी ज़्यादा धनी नहर है कि यहाँ पर जो मिस्र की जो आज की अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा भाग सुएज़ नहर से ही प्राप्त होता है। तो सुएज़ नहर इनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आप समझ सकते हैं। तो इस नहर को बनवाने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे शुरुआत में करवाया था 1854 से 56 के दौरान में। तो फ्रांस और बाद में फ्रांस ने इंग्लैंड को इसका कुछ हिस्सा बेच दिया था। तो कह सकते हैं कि फ्रांस और माफ़ कीजिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन इसके मालिक थे। तो सुएज़ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यूरोप से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग को 4000 मील छोटा बनाती है। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले यूरोप से अगर किसी को पूर्व की ओर आना है, भारत की ओर आना है, तो उसे क्या करना होता था कि वो निकलता था और पूरा अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर होते हुए, केप गुड ऑफ होते हुए फिर वो एशिया में आता था। लेकिन सुएज़ नहर के बनने से ये दूरी 4000 मील यानी कि 4000 मील छोटी हो चुकी थी। इस कंपनी पर फ्रांस की एक कंपनी का अधिकार था जिसमें ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े हिस्से थे। जुलाई 1956 में मिस्री राष्ट्रपति कर्नल नासिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नेताओं में से एक भी रहे हैं। कर्नल नासिर ने सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और फ्रेंच कंपनी की संपत्ति को जब्त कर लिया। इनके मन में भी वही कीड़ा चल रहा था जो ईरान के शासकों के समय पर चल रहा था कि भाई साहब, हम ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो हमारे पास बहुत पैसा ही पैसा होगा। तो कर्नल नासिर ने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि अगर हम सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो बाबू भाई पैसे ही पैसा होगा और मिस्र को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हमें सहायता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस घटना से मिस्र तथा ब्रिटेन के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। 1956 ईस्वी में ही फ्रांस तथा ब्रिटेन के कहने पर इजराइल मिस्र पर आक्रमण कर देता है और साथ ही फ्रांस तथा ब्रिटेन ने भी मिस्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, ये सीधे आक्रमण शुरुआत में नहीं करना चाहते थे। इजराइल का निर्माण चूँकि ब्रिटेन के कारण ही हुआ था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से एक कारण खोजा कोई सा भी और उसने आक्रमण कर दिया यहाँ पर मिस्र के ऊपर, और उसकी सहायता के लिए फ्रांस और ब्रिटेन पीछे आ गए। ये वही बात थी कि जब आप कॉलेज में या स्कूल में गुंडागर्दी करते हैं तो सबसे पहले एक लड़का आता है, बोलता है क्या बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है क्या, ज़्यादा समझ में आ रही क्या, वो झगड़ा शुरू करता है। अब सामने वाला सोचता है कि यार एक ही लड़का तो है, इसको मार देता हूँ मैं। वो जैसे ही मारता है पीछे से 2-4 और निकल कर आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं तूने हमारे भाई को मारा, अब तू देख तेरा क्या होता है। तो यहाँ पर यही बात थी, पहले इजराइल आया, इजराइल ने एक दिया मिस्र को, मिस्र ने भी दिया, फिर मिस्र ने जैसे ही मारा वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस आ गए, हम भाई के साथ हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से सुएज़ नहर के विवाद पर समझौता हो गया और सुएज़ नहर की व्यवस्था एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दी गई। कांगो की समस्या देखते हैं। आज भी ये जो सुएज़ नहर है वो मिस्र के अधीन है, क्योंकि ये मिस्र के अंतर्गत आती है, उसकी भूमि पर बनी है, इसलिए सुएज़ नहर मिस्र की नहर है। ठीक है, कांगो की समस्या देखते हैं। कांगो, आपको पता होना चाहिए कि कांगो जो है वो अफ्रीका का एक देश है, कांगो गणराज्य। और कांगो में आपको कांगो के जंगल देखने को मिलेंगे जो अमेज़न के बाद में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगल है। कांगो रिवर देखने को मिलेगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता रखने वाली नदी है, और अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है। तो कांगो रिवर और कांगो के जंगल के कारण कांगो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कांगो में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी जिसको रूस ने समर्थन दिया। अमेरिका इसका तख्ता पलट करना चाहता था। इस समस्या पर रूस तथा अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। कांगो में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाशक्तियों के टकराव के परिणाम स्वरूप कांगो का विभाजन होकर रहेगा, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से वहां पर शांति स्थापित हुई और कांगो का विभाजन होने से बच गया। तो यहाँ पर कांगो भाई अपने बच गए। दोस्तों, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने का काम यूनाइटेड नेशन ने किया। जैसे कि हम देखें तो
बहुत सारी समस्याएं और भी हैं जिन्हें राष्ट्रसंघ ने सुलझाया, जैसे स्पेन की समस्या 1955, कोरफू चैनल की समस्या 1946, स्ट्रीट की समस्या 1947-48, ट्यूनिस तथा मोरक्को का प्रश्न 1952, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न, हंगरी का प्रश्न 1965, अरब इसराइल की समस्या 1967। यहाँ पर अरब के देश मिलकर इसराइल पर आक्रमण करते हैं और इसराइल पूरे अरब वर्ल्ड के जितने भी देश हैं सबको एक साथ हरा देता है। इराक तथा ईरान युद्ध आदि समस्याओं के समाधान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन आपके सामने 15 समस्याएं तो फिर भी हो गई होंगी। तो इनमें से जितनी भी आपको याद रहे आप उतनी समस्याओं को लिखकर आ सकते हैं। आप उन समस्याओं को लिखने में ज़्यादा प्रमुखता दीजिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनके फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से याद हैं। और कंक्लूज़न के तौर पर आप इस नीचे वाले पैरा से कुछ लिख सकते हैं। आइए इसे भी देखते हैं। महाशक्तियों के पारस्परिक टकराव तथा स्वार्थों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं रहा है। सबसे अधिक निराशा की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका है, क्योंकि इसके जो मुख्य सदस्य हैं वही शस्त्रों को दुनिया में बेच रहे हैं। तो ये कैसे निशस्त्रीकरण कर सकते हैं? सभी राष्ट्र अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। इससे विश्व शांति के लिए खतरा बढ़ रहा है। जब कभी दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच कोई मामला आया है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पाया। वियतनाम में अनेक वर्षों तक भयंकर बमबारी करके अमेरिका मानवता के साथ भयंकर अत्याचार करता रहा, किंतु इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पाया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेनाओं ने लाखों बेगुनाहों का कत्ल किया, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ इसको भी मूक दर्शक की तरह देखता रहा और इसमें कुछ नहीं कर सका। अरब इजराइल संघर्ष में भी राष्ट्रसंघ शांति स्थापित करने में असफल रहा। कंबोडिया में भी वह कुछ नहीं कर सका। कंबोडिया में जहां पर एक तानाशाह ने हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जान ली थी। जनवरी 1991 में प्रारंभ हुए खाड़ी युद्धों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ रोकने में असफल रहा। तो कह सकते हैं कि कई समस्याओं को जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुलझाने का काम किया, वहीं कई समस्याओं में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा। दोस्तों, यहाँ पर थे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विवाद जिसे उनने सुलझाने का काम किया है, और कुछ ऐसे विवाद भी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, जैसे कि कश्मीर समस्या की हम बात करते हैं तो नेहरू ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने की बात कही थी यूनाइटेड नेशन से, लेकिन उस समय पर भी यूनाइटेड नेशन कश्मीर समस्या का कोई ऐसा हल नहीं निकाल पाया था जो दोनों देशों को समझ में आ जाए या फिर दोनों देशों की सहमति बन जाए। ऐसी बहुत सारी समस्याओं में यूनाइटेड नेशन असफल रहा है। लेकिन हम तब भी ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते उन छोटी छोटी समस्याओं को तो सुलझा पा ही रहा है जो बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इन चीज़ों को लाने में काफ़ी मेहनत और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमें पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है और आपका साथ भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वाल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड की स्थापना की, वे कहते हैं जब आप उत्सुक होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें दिलचस्प लगने लगती हैं। इसलिए हमेशा उत्सुकता से भरे रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए किसी भी काम को करने में। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप उस काम को पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी ताकत के साथ कर पाएंगे और उस काम में आपसे ज़्यादा सफल कोई नहीं होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।